हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद बायोलॉजी। और मैं स्निग्धा मैम आज आपके लिए 10th बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशली लाइव प्रोसेस में जो है आपका पहला टॉपिक न्यूट्रिशन, इसका वीडियो लेकर आई हूँ। और ये जो न्यूट्रिशन टॉपिक है, हम ये बहुत शॉर्ट में वन शॉट ये जो टॉपिक में आपका वीडियो बनाने वाली हूँ। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कितने आसानी से आप जो है न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। रिवीजन करने के लिए बहुत आसानी होगी आपको। तो आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन मतलब ये है कि कोई भी, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर काम करना है, उसको एनर्जी चाहिए, तो क्या करेगा? वो कोई ना कोई फूड गेन करेगा, लेगा, है ना। तो वो जो फूड है किस फॉर्म में होगा? वो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, ठीक है ना, इस फॉर्म में होगा। तो ये जो सारी चीजें जब वो लेगा तो इसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। और इससे ये एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। और ये एनर्जी से हमारी पूरी फिजिकल एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक है, ये सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेटरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है, ये इसका ऑटो मतलब होता है सेल्फ, है ना। ऑटो मतलब होता है सेल्फ। तो ये क्या करते हैं? जब अपने ही बॉडी में जो फूड का फॉर्मेशन करना, इसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो कौन करता है अपनी बॉडी में? हम लोग तो नहीं करते, है ना। क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, तो फूड बनाने के लिए या फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चीजें चाहिए? उसके लिए हमको चाहिए क्लोरोफिल, वाटर और आपका कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। ठीक है, तो अगर हम पानी पी लें और सनलाइट में खड़े हो जाए धूप में, तो फोटोसिंथेसिस होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? क्लोरोफिल हमारी बॉडी में नहीं है, जो कि प्लांट में है, ग्रीन प्लांट में स्पेशली। और साथ में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जैसे कि यूग्लिना, वॉलवॉक्स, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। साइनोबैक्टीरिया, इनमें अगर पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो कि हम जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, अगर ये उनकी बॉडी में है तो ये भी फोटोसिंथेसिस करेंगे। चले ही वो, भले ही वो एनिमल है, लेकिन ये भी फोटोसिंथेसिस अपनी बॉडी में कर सकते हैं। तो ये ऑटोट्रॉपिक भी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्लांट में हम देखते हैं कि ये जो लीफ का स्ट्रक्चर है, लीफ जो है इसमें क्या होती है? दो लेयर है। लीफ जो है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड होती है, चपटी है ना। तो ये अपर लेयर हो गई, ये लोअर लेयर हो गई। ठीक है, तो लोअर लेयर में मोस्टली जो है स्टोमेटा बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अब ये जो स्टोमेटा होते हैं, ये यहाँ पर देखो, इनमें क्या होगा कि ये जो इसका अपर लेयर है ये क्यूटिकल की है, इसको हम वैक्सी लेयर भी बोलते हैं। इसके नीचे एपिडर्मिस होता है और इसके नीचे बहुत सारे ये सेल्स होते हैं। अब ये जो प्लांट सेल है, इसके अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नीचे की जो लेयर है लोअर एपिडर्मिस कहते हैं, यहाँ पर गार्ड सेल होती है और बीच में ये जो पोर है, यही पोर कहलाता है स्टोमेटा। और इसी पोर से क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा, ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखना है कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो ये रेस्पिरेशन में नहीं लेता, ये फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, अब यहाँ पर जो ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि ये जो प्लांट है ये क्या करेगा? यहाँ पर इसको चाहिए 6CO2 प्लस 12H2O। ये हमको याद रखना है कितना मॉलिक्यूल? CO2 होना चाहिए 6 मॉलिक्यूल, वाटर होना चाहिए 12 मॉलिक्यूल, और यहाँ पर होगा सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसके प्रेजेंस में ये बनाता है C6H12O6, ये है ग्लूकोज। अगर यहाँ पे हमने सामने कुछ नहीं लिखा है, मतलब वो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज हुआ, प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है, तो ये 6 ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है और 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है। इसीलिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि ये हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं और हमको क्या देते हैं? हमको देते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन और कोई दूसरा एनिमल वगैरह जो है ना वो रिलीज नहीं करता है, वो सिर्फ कौन करता है? ग्रीन प्लांट। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये जो प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हो रहा है, इसमें क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है और यही इनकी बॉडी में स्टोर होता है। यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे जाइलम एंड फ्लोएम। तो फ्लोएम जो होती है वो क्या करती है? पी से याद करना, फ्लोएम, और एफ फूड। ठीक है, तो फ्लोएम क्या करता है? फूड को
ट्रांसपोर्ट करता है। तो फूड को कहां से करेगा भाई, बन कहां पे रहा है, लीफ में बन रहा है, क्योंकि लीफ में क्या है, लीफ में सनलाइट पड़ती है, जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट को कैप्चर कर लेता है, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, केमिकल एनर्जी मतलब ग्लूकोज। तो ये प्रोसेस हो रहा है लीफ में। अब लीफ से क्या होगा कि जो जाइलम और फ्लोएम है, तो फ्लोएम क्या करेगा, यहाँ से जो फूड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसको लेकर के कहा जाएगा पूरी बॉडी में, जहां जहां पर जरूरत है ये फूड की सप्लाई करेगा। ठीक, और रूट में जो रूट जो है वहां से ये क्या करते हैं, रूट जो है ये सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, और जाइलम क्या करता है, उनको ऊपर तक लाने का काम करता है। कहां तक, लीफ तक, और पूरी प्लांट के ब्रांचेस वगैरह को देने का काम करता है। मतलब फ्लोएम जो है टॉप टू बॉटम, और जाइलम जो है वो बॉटम टू टॉप, है ना, ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। फ्लोएम जो है वो फूड का, और जाइलम जो है वो जल, ऐसे याद रखना, जाइलम जल, ठीक है, यानी कि पानी, तो ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लांट में न्यूट्रिशन इस तरह से होता है। ठीक, ग्रीन प्लांट में मैं इसलिए बोल रही हूँ बच्चों, क्योंकि जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं जैसे कैस्कटा वगैरह, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है ना, इसलिए हमको एग्जांपल में ग्रीन प्लांट लिखने हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि ये ऑटोट्रॉपिक हो गया। दूसरा जो है वो होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, हेटेरोट्रॉपिक मतलब कि हो गया कि अदर, दूसरे से अपना न्यूट्रिशन लेना, अपनी बॉडी में वो न्यूट्रिशन या खाना नहीं बनाते हैं, अपनी बॉडी में नहीं बनाते ना भाई, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, क्लोरोफिल। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, तो हेटेरोट्रॉपिक मतलब दूसरे से लेना, तो कौन लेगा भाई, कोई भी, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टीसेलुलर हो, है ना, कॉर्डेट है, नॉन कॉर्डेट है, ये सभी दूसरे से लेते हैं। चाहे हम प्लांट को खाएं, है ना, हर्बीवोर्स जो होते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, या जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, है ना, तो ये कार्निवोरस होते हैं। ठीक, तो कुछ है ऑमनिवोर जो दोनों को खाते हैं, जैसे कि ह्यूमन है, रैट, कैट, डॉग, क्रो, है ना, तो ये क्या है, ये सबको खाते हैं, प्लांट भी खा लेते हैं, एनिमल भी खा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हेटेरोट्रॉपिक वो होते हैं जो दूसरे से अपना भोजन लेते हैं, चाहे वो प्लांट से ले चाहे एनिमल से ले। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जांपल अमीबा का लेते हैं। अमीबा क्यों लेते हैं, अमीबा इसलिए लेते हैं बच्चों क्योंकि यूनिसेलुलर है ना, सबसे पहले कौन बना, अमीबा बना। अगर एक ऑर्गेनिज्म में प्रोटोजोआ बने, प्रोटोजोआ में अमीबा, तो सबसे सिंपल है तो उसकी बॉडी सिंपल है, पहले आया था तो सिंपल है, तो उसमें किस तरह से न्यूट्रिशन होगा। फिर उसके बाद हम मैमल का देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन से सब स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है इसमें 5 सब स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले होता है इंजेशन। इंजेशन मीन्स फूड को इनटेक करना, अंदर की तरफ लेना, बॉडी के अंदर लेना, पहला। दूसरा डाइजेशन, जब वो खाना अंदर आ गया उसके बाद उसमें एंजाइम काम करेंगे और उसको स्मॉल सिंपल कंपोनेंट में तोड़ेंगे, तो इसको हम कहते हैं डाइजेशन। उसके बाद है एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन मतलब कि जो उसमें जो न्यूट्रिशन जो है उसमें से वेस्ट मटेरियल अलग हो जाता है, और उस लिक्विड में जो हमारे लिए न्यूट्रिटिव मटेरियल है, विटामिन है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, उसको बॉडी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ना। किसके थ्रू करता है हम देखेंगे, विलाई के थ्रू। तो ये जो एब्सॉर्प्शन हुआ, उसके बाद है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब क्या होता है कि वो जो न्यूट्रिशन बॉडी ने लिया है फूड के थ्रू, उसका यूज करना, ठीक है, उससे यूज करके एनर्जी बॉडी को देना या और दूसरी चीजें सिंथेसिस करना जो बॉडी के लिए जरूरी है, इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। फिर लास्ट जो स्टेज आती है वो है इजेशन। इजेशन मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी में उसको बॉडी से बाहर करना, एक्सक्रीटरी मटेरियल को, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, इन सभी के फॉर्म में इसको बॉडी से बाहर करना, है ना, तो ये इजेशन कहलाता है। तो अगर हम देखें अमीबा में, तो अमीबा में क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर है, इनका बॉडी एक ही सेल का बना हुआ है, प्रोटोजोआ में आता है इसलिए ये। तो अमीबा फूड कैसे लेगा, इसमें तो कोई बॉडी ऑर्गन ऐसा तो है नहीं क्योंकि एक ही सेल है। तो इसकी सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, ये एक स्ट्रक्चर जो आउटग्रोथ निकला है इसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। पोडिया मीन्स होता है फीट, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, है ना, नाम से याद रखेंगे तो बहुत इजी आपको याद रहेगा और उसका
आप मीनिंग भी आप लिख पाएंगे, डेफिनेशन लिख पाएंगे, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया का मतलब होता है कि ये फॉल्स फीट है। फॉल्स फीट इसलिए है क्योंकि ये जहां पे जरूरत होती है वहां पे बनता है, जहां पर जरूरत नहीं है वहां से ये क्या हो जाता है, ये प्लेन सरफेस हो जाता है, स्मूथ हो जाता है वहां का सरफेस, ठीक है। तो ये कैसे होगा, देखो जैसे मान लो यहाँ पर फूड मटेरियल है, तो ये क्या करेगा, इस और इसकी बॉडी के जो अंदर में जो सेल्यूलोज है, सॉरी साइटोप्लाज्म है, ये जो साइटोप्लाज्म है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है सोल एंड एक होता है जेल, ठीक है। सोल जेल थ्योरी अलग है, मैं अभी नहीं बता रही आपको। तो ये जो है साइटोप्लाज्म क्या होता है, इस और फोर्सफुली मूव करता है। तो इसकी तो मेम्ब्रेन है ना, ये पतली सी मेम्ब्रेन है, थिन मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन क्या होती है, इधर की तरफ आउटग्रोथ निकल जाते हैं। अब ये आउटग्रोथ बढ़ते बढ़ते इसको क्या करता है, देखो इस तरह से ये इसको पूरा कवर कर लेता है ऐसे ही, ठीक है। और कवर कर लेता है तो जो फूड मटेरियल है वो एक फूड वैक्यूल के फॉर्म में बॉडी के अंदर आ गया, ये हुआ इंजेक्शन। अब बॉडी के अंदर जब आ गया तो ये जो इसका साइटोप्लाज्म है इसमें जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है एंजाइम, वो एंजाइम इसके अंदर आएगा, ठीक, और इसको क्या करेगा, यहाँ पर इसका हो जाता है डाइजेशन। और डाइजेशन के बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट मटेरियल है, प्रोटीन, विटामिन, है ना, फैट, इसको ये क्या करता है, इसका बॉडी यहीं से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर एब्सॉर्प्शन भी हो गया। एब्सॉर्प्शन के बाद ये फूड वैक्यूल क्या होता है, इसकी सेल मेम्ब्रेन के पास आता है और यहाँ पर आके ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट होता है तो जो वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीटरी मटेरियल, वो यहाँ से बॉडी के बाहर चला जाता है। अब भाई क्या वेस्ट मटेरियल है, यूनिसेलुलर है, तो हमारी जो स्किन है ना, हमारी स्किन और इनकी सेल मेम्ब्रेन एक समान होती है। तो हमारी स्किन से क्या होता है, स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है, पसीना, और उसके साथ क्या है, मिनरल भी जाता है, वाटर भी जाता है, उसमें यूरिया भी होता है ना। तो वैसे ही इससे इसकी सेल मेम्ब्रेन से वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर चला जाता है। तो ये सारी प्रोसेस हो गए, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन। अब एब्सॉर्प्शन किया है तो फिर उसका एसिमिलेशन होगा, यूज करेगा फूड मटेरियल को, और यहाँ से वेस्ट मटेरियल को बाहर करता है, रिमूव एक्सक्रीटरी मटेरियल। तो ये हो गया इजेशन, ठीक है। तो ये अमीबा, साथ ही साथ हम पैरामीशियम में भी देखते हैं, अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, ये जो तीनों प्रोटोजोआ है ना, ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं। अमीबा की और कई स्पीशीज है, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका और दूसरी, तो ये बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में रहती है और पैरासाइट के फॉर्म में रहती है इंटेस्टाइन में, और वहां पर वो डिजीज प्रोड्यूस करती है। लेकिन ये जो अमीबा है, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये जो तीनों है ना, ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है, बॉडी के बाहर एक्वाटिक मीडियम में ये पाए जाते हैं। तो पैरामीशियम जो है, देखो पैरामीशियम, इसको हम कहते हैं स्लीपर एनिमलक्यूल। नाम याद रखना बच्चे, क्योंकि इसका कभी कभी कॉमन नेम ऐसे ही पूछ देता है ना। तो ये जो स्लीपर, क्योंकि देखो ये हमारे स्लीपर के शेप का दिख रहा है, चप्पल के जैसे, जो हम घर में स्लीपर पहनते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसकी बॉडी के ऊपर देखो ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये है इनका सीलिया, ये इनका लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, यही खुद यूनिसेलुलर है, तो ये कितना थिन होगा, है ना। तो यहाँ पर जो स्यूडोपोडिया है, ये फूड कैप्चरिंग का भी काम करता है, लोकोमोशन का भी काम करता है। वैसे ही ये सीलिया जो है, इनमें जो प्रोटोजोआ है उनमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं, स्यूडोपोडिया, सीलिया एंड फ्लैजिला। ये जो 3 स्ट्रक्चर है, ये इनका लोकोमोटरी ऑर्गन है। स्पेशली जितने भी प्रोटोजोआ में यही तीनों होंगे, या तो नहीं होंगे कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक है। तो ये जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम क्या करता है, इसी सीलिया के थ्रू ये लोकोमोशन करता है, मूव करता है। अच्छा, ये भी एक्वाटिक है, तो यहाँ पर वही हो रहा है, देखो ये वाटर मीडियम में, ये है एक्वाटिक मीडियम में। तो फूड मटेरियल यहाँ पे ओरल ग्रूव होता है, जहां से ये फूड मटेरियल एंटर करता है, ठीक है। क्योंकि वाटर करंट इनकी बॉडी में एंटर करते रहती है, तो पानी के साथ जो भी माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स है वो भी एंटर करता है। जब वो अंदर आता है तो ये फूड वैक्यूल के रूप में इसको ले लेता है, ठीक है। फिर वही प्रोसेस होगा। ये जो वैक्यूल है, देखो दोनों में बेटा एक डिफरेंस ये है कि अमीबा का जो फूड वैक्यूल है वो वहीं पे अपना एक जगह पे रहता है, ये तो न्यूक्लियस है, ये है फूड वैक्यूल, ये अंदर में रहता है एक जगह पे, ठीक है। लेकिन इसमें इसका जो फूड मटेरियल है, वैक्यूल है, वो मूव करता है। अगर वो यहाँ पे बना है, यहाँ से वो मूव करते 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 इसकी पेरीफेरी होते हुए यहाँ तक आता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, इसी में इसके सारे प्रोसेस हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, इंजेक्शन हुआ, अंदर ले लिया,
फिर यहाँ पर क्या होगा, इसका डाइजेशन। तो जो भी इसमें एंजाइम है वो इसके अंदर आएगा फूड वैक्यूल के, इसको डाइजेस्ट करेगा। अब ये यहाँ से मूव कर रहा है, डाइजेशन हो रहा है साथ ही साथ। इसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। इसको यहाँ पर एब्सॉर्प्शन हो गया, और एब्सॉर्प्शन के बाद ये यहाँ पर आकर के क्या होता है, ये देखो यहाँ पर ये एब्सॉर्प्शन भी हो गया, इजेशन हुआ। अब ये यहाँ पर पहुंच गया है मूव करते करते, तो ये क्या होगा, यहाँ पर फटेगा और वेस्ट मटेरियल जो है यहाँ से बाहर पास आउट हो जाएगा, इजेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये जो मूवमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसीलिए बता रही हूँ इसको। ये जो मूवमेंट है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कई बार आ जाता है, यहां से यहां तक ये मूव करना इसका फूड वैक्यूल को, इसको हम कहते हैं साइक्लोसिस। ठीक है, तो साइक्लोसिस मूवमेंट क्या है, ये वो है कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म में मूवमेंट हो रहा है, फूड वैक्यूल यहाँ से मूव करके पूरे इसके पेरीफेरी से ये मूव करके यहाँ पर वापस आ रहा है, और वहां पर आकर के ये ब्लास्ट हो जाता है और वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये कंप्लीट हम देख रहे हैं इसमें न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम में। ठीक है, तो पैरामीशियम में याद रखना कि ओरल ग्रूव रहता है, सीलिया से लोकोमोशन होता है और साइक्लोसिस मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कि जो ह्यूमन में है ना, न्यूट्रिशन जो है वो ह्यूमन में कैसा होता है। तो ह्यूमन क्या है, अब अभी जो हमने देखा अमीबा और पैरामीशियम, तो ये तो आपका यूनिसेलुलर था। अब अगर हम ह्यूमन देखेंगे तो मैमल्स है ना, तो हम मैमेलिया में आते हैं, और मैमल्स में हम क्या है, मल्टीसेलुलर है, बॉडी हमारी वेल डेवलप्ड है, और इसमें हमारा एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट है, माउथ पार्ट्स है ना, सारे ऑर्गन वेल डेवलप्ड है। ठीक है, तो हम देखते हैं ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनल। ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनल जो होता है ये 8 to 9, ठीक है, 8 to 9 मीटर लंबा होता है। ये आपको फटाफट मेरे जैसा मैं बना रही हूँ, आप लोग भी ध्यान रखें कि इसी तरह से बहुत आसानी से 2 मिनट में आपका एलिमेंट्री कैनल जो है बच्चों बनना चाहिए, है ना। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि आप ऐसे ही आसानी से बहुत जल्दी साफ सुथरे तरीके से आप एलिमेंट्री कैनल बना सके। ठीक है, ये अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन ये यहां से जुड़ी रहेगी, और ये हो गया रेक्टम। ठीक, तो ह्यूमन का जो एलिमेंट्री कैनल है ये क्या होता है, ये दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड और एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये ऑर्गन। चलो, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जिसमें कि क्या रहता है, जिसमें है टीथ, टंग, ठीक है, और सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, बक्कल कैविटी के जस्ट नीचे ये होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ये जो गले जो होते हैं, गले में जो लंबी सी ट्यूब होती है, इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। और ईसोफेगस जो है इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। ये सिर्फ एक पाइप है जो फूड को आगे की तरफ भेजने का काम करता है। कहां पर, स्टमक में। अब ये जो स्टमक है, ये स्टमक कैसा होता है, स्टमक जो है वो जे शेप का होता है, दिख रहा है आपको, और ऐसे करके जो शी शेप का दिख रहा है ये है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं डियोडिनम। डियोडिनम यहां से आपको देख रहे हैं, ये देखिए ये जो मटेरियल आ रहा है यहाँ से ऐसे अंदर आ रहा है, तो ये जो शेप है ये जे शेप का है, इसको कहते हैं जेजुनम। और बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड जो दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको कहते हैं इलियम। तो डियोडिनम, जेजुनम और इलियम ये तीनों मिलकर बनाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है याद रखना ये 6.6 to 6.25 मीटर लॉन्ग होता है। टोटल हम एलिमेंट्री कैनल माउथ टू एनस देखेंगे तो 8 to 9 मीटर, लगभग 9 मीटर के आसपास होता है। और इसमें सिर्फ 6 जो मीटर है वो किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है डियोडिनम से इलियम तक। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये कौन सा है, ये है इसका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसमें भी कोलोन वगैरह पार्ट होते हैं। ये असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन।
लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये होता है 1 से लेके 1.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। लेकिन इसका देखो डायमीटर चौड़ा होता है, ये बहुत ही पतली थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो है चौड़ी मोटी स्ट्रक्चर है। और इसका लास्ट एंड जो है ये कहलाता है रेक्टम, और जहां से वेस्ट मटेरियल पास आउट होगा एनस, ये ठीक। तो ये ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनल है, ये तो हो गया। अब इसमें एलिमेंट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड कहां पर होता है, तो ये जो हमारा माउथ है, चलो हम इस तरफ इधर लिख देते हैं, तो ये है सैलिवरी ग्लैंड, पहला सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है लीफ लाइक, जिसको हम बोलते हैं, ये जो है पैंक्रियास, ये है पैंक्रियास। और पैंक्रियास में ही एक ट्यूब इस तरह से आती है, कहां से आती है, ये आती है लीवर से। और लीवर में क्या होता है, तो आप जानते हैं गॉल ब्लैडर, ये है ना, तो ये है लीवर और ये है गॉल ब्लैडर। लीवर कोई हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, एक्चुअल में लीवर में क्या होता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है। और बाइल जूस जो है ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, कोई एंजाइम नहीं है जो डाइजेशन में हेल्प करे। इसमें जो बाइल जूस जो है जिसमें बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पिगमेंट होते हैं, ये पिगमेंट हमारे फूड मटेरियल का मीडियम चेंज कर देते हैं। पहले मीडियम होता है एसिडिक, बाद में ये हो जाता है बेसिक। तो बेसिक मीडियम में जो एंजाइम एक्टिव होते हैं ना, वो यहाँ पर काम करते हैं, तो इसलिए इसको हम देखते हैं। तो आप याद रखिएगा ये हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड है, लेकिन हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर, इसमें गॉल ब्लैडर में। और दूसरा हमारा इसोफेगस, हमारे इसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं। तो ये है हमारा एलिमेंट्री कैनल, ठीक। अब स्ट्रक्चर आप सब जानते हैं। बक्कल कैविटी पे चलो मैं सीधा स्टार्ट कर देती हूँ, समझाना है ना। अब बक्कल कैविटी में क्या होता है, तो बक्कल कैविटी में 3 स्ट्रक्चर है। कौन कौन सा है, सबसे पहले हम देखते हैं टंग। टंग में क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड। और ये जो टेस्ट बर्ड है ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के लगभग होते हैं। और ये क्या करते हैं, अलग अलग ये फूड मटेरियल टेस्ट का हमको ज्ञान कराते हैं, दूसरा की फूड को फूड में सलाइवा मिक्सिंग का काम करते हैं। तो हमारा टंग हो गया। दूसरा होता है टीथ। तो टीथ कैसा होता है, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट इसको याद रखना, हेट्रोडोंट मतलब कि 4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के टीथ होते हैं और इनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग है। कौन कौन सा, सबसे पहला होता है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अगर हम डेंटल फॉर्मूला देखें तो 2 1 2 3, ठीक है, ऐसा इसको लिखते हैं 2 1 2 3 इंटू 2 इक्वल 32। कितना हुआ, 2 1 2 3 हुआ 8 और 8, ठीक है, और इंटू 2, तो ये हो जाएगा 32। ये कैसे हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम अपना बक्कल कैविटी का हम देखें जॉस का स्ट्रक्चर, तो देखो यहाँ पर होता है इंसाइजर, फिर कैनाइन, इंसाइजर होता है 2, कैनाइन, फिर प्रीमोलर और ये 3 मोलर, ठीक है। तो 2 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हुए 8, इस साइड भी कितने हुए 8, 8 और 8 कितना हुआ 16, लोअर जॉ में 16 अपर जॉ में 16, इसीलिए इंटू 2 किया है और ये हो गया टोटल 32, ठीक है। ये समझ में आ गया। सामने के लिए आते हैं, सबसे पहले ये 4 दांत ऐसे आते हैं ना, यही क्या है, 2 इधर 2 इधर, ये 20 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो, ठीक है, इंसाइजर। तो इस तरह से अगर ह्यूमन का टीथ का अगर आपको लिखना है, अगर आपने ये 3 वर्ड लिख दिए ना, तो पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको मालूम है क्या, कि पहला हेट्रोडोंट, दूसरा है डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट, डाई मतलब 2, हमारे दांत हमारी लाइफ साइकिल में 2 बार आता है। एक बार जब बच्चा 6-7 महीने का होता है तब उसमें दांत आना स्टार्ट होता है, और वो जब पूरे दांत आ जाते हैं, उसके लगभग कितने दांत आते हैं 20, ठीक है, 20 टीथ आते हैं उसमें। और उसके बाद इसको हम कहते हैं मिल्क टीथ। ये मिल्क टीथ जो है वो 7-8 साल का जब बच्चा होता है ना, तब वो टूटना स्टार्ट होता है, और वो टूट के, जिसको हम दूध के दांत कहते हैं मिल्क टीथ, ये जब टूट जाता है उसके बाद नया परमानेंट टीथ आता है। तो परमानेंट टीथ टोटल कितना आता है, वो होता है 32, ठीक है। तो ये जब टीथ आता है उसके बाद वो अगर टूटा तो दोबारा कभी नहीं आएगा, इसलिए सिर्फ हमारे लाइफ साइकिल में हमारे दांत 2 बार आते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं डाइफायोडोंट, ठीक है। तीसरा इसका मेन वर्ड है, याद रखना, हेट्रोडोंट,
डाइफायोडोंट एंड थिकोडोंट। थिकोडोंट मतलब ये होता है कि हमारे जो दांत है ना वो हमारे जॉस में गहराई में गम्स में धसे हुए होते हैं। ये जैसे कि ये हमारा गम है ना, तो हमारा जो टीथ है वो इस तरह से अंदर धसा होता है और ऊपर हमको ये थोड़ा सा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये हमारा टीथ है। ठीक है, ये है क्राउन, ये नेक और ये होता है इसका रूट। ये है नेक और ये है क्राउन। तो हमको ये ऊपर का क्राउन वाला हिस्सा ही दिखाई दे रहा है और ये व्हाइट कलर का होता है ना। तो व्हाइट किसके कारण होता है? इनामेल के कारण, और ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का। ठीक है, तो ये हमारे टीथ का स्ट्रक्चर है, ये गम्स में धसे हुए होते हैं, जिसको थीकोडोंट कहते हैं। तो हेटरोडोंट, डाइफायोडोंट एंड थीकोडोंट चीविंग का, खाना को काटने का, चबाने का, ये सब काम करता है। ठीक है, तो टंग हो गया, टीथ हो गया। थर्ड जो है कि हमारे बक्कल कैविटी में क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड। ये जो सैलिवरी ग्लैंड है, मैं इसको मिटा दूं। सैलिवरी ग्लैंड जो है इसका काम होता है, इसमें पाए जाते हैं सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज, अमाइलेज को याद रखना बच्चों। अमाइलेज एंजाइम जो है ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो जो हम खा रहे हैं, मान लीजिए पोटैटो है, राइस है, इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है। तो ये क्या करता है ये सैलिवरी अमाइलेज किसका डाइजेशन करता है? स्टार्च का। हरे जितने भी जो कार्बोहाइड्रेट है सभी का डाइजेशन ही नहीं करता है, स्पेशली स्टार्च का डाइजेशन करता है, वो भी कुक्ड, पका हुआ जो होता है, जैसे कि चावल, आलू है जो हम खा रहे हैं ना, स्वीट पोटैटो है, तो ये पका हुआ स्पेशली उनका करता है डाइजेशन। तो ये क्या करता है? ये स्टार्च को, इसको हम टाइलिन भी कहते हैं। सैलिवरी अमाइलेज और टाइलिन दोनों एक ही है। ये इसको किसमें कन्वर्ट करता है? माल्टोस प्लस डेक्सट्रोज। ये देखो, स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड है, और माल्टोज और डेक्सट्रोज जो है वो डाइसेकेराइड है। तो क्या हुआ? स्टेप बाय स्टेप स्मॉल पीसेस में टूटेगा ना, सिंपल फॉर्म में आता है। तो अभी ये पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सैलिवरी ग्लैंड में जो सलाइवा निकलता है उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम और थायोसाइनेट। ये जो है ना, ये क्या करते हैं? डाइजेशन के साथ साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनको किल करने का भी काम करते हैं। भाई हम बात कर रहे हैं, हवा से हमारे माउथ में चला गया, पानी से चला गया, फूड में अगर कुछ है तो वो चला गया, तो वहां पर सलाइवा सबसे पहले क्या करेगा? एक तो डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? तो याद रखना, माउथ में स्टार्ट होता है, बक्कल कैविटी से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो गया, है ना। और दूसरा कि ये क्या करते हैं? जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको किल करने का भी काम करते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पर फेरिंग्स का काम क्या है? जो खाना हम माउथ से पीछे की तरफ डालते हैं ना, वो स्ट्रक्चर जो है ये फेरिंग्स कहलाता है। ठीक है, और फेरिंग्स के बाद ये जो गले वाली जो लंबी सी नली है जहां जो स्टमक में खुलता है उसको कहते हैं इसोफेगस। इसोफेगस में क्या होगा? फूड पाइप कहते हैं इसको। कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होते, ये सिर्फ फूड मटेरियल को आगे की तरफ भेजने का काम करता है। अब देखो यहाँ तक जो फेरिंग्स है, हमने खाना अंदर किया, ठीक है, लेकिन इसके बाद तो हमारा जो वॉलंटरी मसल है वो तो काम नहीं कर रहा। अब अगर हम अंदर जो खाना हमने स्टमक में डाल दिया, हम उसको बाहर लाना चाहें तो ला सकते हैं क्या? हम नहीं ला सकते। लेकिन जो कैटल्स होते हैं, है ना, वो अपना, जैसे गाय है ना, बफेलोस है, काऊ है, ये सब क्या करते हैं? एक साथ बहुत सारा खाना खा लेते हैं, अपने स्टमक में रख लेते हैं और थोड़ा थोड़ा खाना वापस अपने मुंह में लाते और उसको चबाते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं रिगर्जिटेशन, जुगाली करना। ठीक है, और धीरे धीरे इनको और स्मॉल पीसेस में आराम से बैठ के खाते चबाते हैं, फिर उसको अंदर करते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, तो हमारे पास तो ये पावर है नहीं। हमारे में वो जो वॉलंटरी मसल्स है वो सिर्फ माउथ तक का है, हमने खाना अंदर कर लिया फिर वापस नहीं ला सकते। ठीक है, तो खाना आगे कैसे बढ़ेगा? ठीक, हमारे एलिमेंट्री कैनल में स्टमक में से यहाँ इसोफेगस में आया, इसोफेगस से स्टमक में आया, फिर ये आगे जाएगा। तो ये कौन ऐसे भेज रहा है? यहाँ पर जो मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या है? एक प्रकार का वेव प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कि हम देखें सी वाटर में, है ना, समुद्र में क्या होता है? वहां से लहर उठती है, किनारे पे आके शांत,
फिर तेज लहर उठेगी, किनारे पे आके शांत, ठीक है। तो इस प्रकार से लहर अंदर से बाहर की तरफ, समुद्र के किनारे की तरफ आती रहती है। वैसे ही एक मूवमेंट होता है यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक। वो कहाँ किसमें होगा कि ये जो हमारा इंटरनल लेयर है ना, मेम्ब्रेन है, लेयर है स्टमक की, इस सबकी, तो इसके अंदर ये कंटिन्यू ऐसा मूव करता रहता है, वेव्स प्रोड्यूस होते रहते हैं और फूड जो है वो यहाँ से स्टमक में और स्टमक से इधर आगे पास किया जाता है, ठीक है। अब इसोफेगस से आ गया स्टमक में, तो देखो स्टमक में भी 2-3 पार्ट होता है। देखो मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, देखो एक लाइन से बनाया है, ऐसे ही आपको डायग्राम बनाने हैं। और डायग्राम कैसे बनाना इसका वीडियो भी मैं डाली हुई हूँ, ध्यान से देखना बच्चों उसको, और उससे बहुत फायदा होगा आपको। 10th के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड है, तो डायग्राम कैसे बनाना है ये हमको ध्यान में रखना है। मैंने पूरी बोर्ड के बीच में डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम मैंने साइड में बनाया ताकि यहाँ पे मैं इसका लेवलिंग कर सकूं और लिख सकूं, ठीक है। ऐसे ही आपको कॉपी में बनाना है, तो मेरा वीडियो आप देख सकते हो उसको। चलिए, तो यहाँ पर ये जो स्टमक है इसमें और कई पार्ट है। ये देखो, ये जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये वाले पार्ट को, ये है पाइलोरिक, ये है कार्डियक, ये है पाइलोरिक, और ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ना, इसको कहते हैं बॉडी, या हम इसको कहते हैं फंडिक, फंडस भी कहते हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट हो गए, है ना। क्या क्या हो गया, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडस या फंडिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसोफेगस से नीचे की तरफ जो ये ओपन हो रहा है ये ट्यूब, यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर मस्कुलर स्फिंक्टर होता है। जब ये ऊपर से नीचे की तरफ खाना आता है ना, तो ये खुल जाता है और खाना यहाँ से कहाँ आ गया, स्टमक में आ गया। अब ये पीछे की तरफ, ये जो इसका सकरा वाला हिस्सा है, नैरो स्ट्रक्चर है स्टमक का, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक। तो यहाँ पर भी स्फिंक्टर होता है, नहीं तो क्या होगा, आपने जो लिक्विड लिया, कोल्ड ड्रिंक है ना, ये सब आप पीते हैं, मिल्क है, वाटर है, वो सीधा क्या होगा, दूध है, यहाँ से आया स्टमक में, वो तो यहाँ से इधर आ गया। तो जब ये यहाँ पे रुका ही नहीं तो उसका डाइजेशन कैसे होगा, तो उसको वहां पे रोकना है कितने घंटे, 4 से 5 घंटे, बहुत जरूरी है। तो मिल्क अगर जो हम पीते हैं वो यहाँ पर आकर के क्या होता है, यहाँ पे आके रुक जाता है, क्योंकि ये स्फिंक्टर अभी बंद है, ये खुलेगा नहीं अभी, ये जब यहाँ पर रहेगा और उसका डाइजेशन होगा उसके बाद ही आगे जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, और ये स्टमक जो है यहाँ पर हमारा डाइजेशन होता है किसका, प्रोटीन का। स्पेशली याद रखना, स्टमक में किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का। हमने बक्कल कैविटी में किसका डाइजेशन देखा था, स्टार्च का, है ना, साथ में फिजियोलॉजी भी देख रहे हैं। और स्टमक में किसका डाइजेशन होगा, प्रोटीन का, ठीक है। तो स्टमक में क्या होगा, स्टमक में जो प्रोटीन है, ठीक, प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में हुआ नहीं, अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या होगा कि पेप्सिन, क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पर होता है पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पेप्सिन जो है ना, पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है, ठीक है, पेप्सिनोजन इस फॉर्म में होता है, मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। रेनिन जो है ये प्रोरेनिन के फॉर्म में होता है, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसी फॉर्म में रहता है। तो रेनिन, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव फॉर्म में क्यों रहता है कि जब हमने खाना नहीं खाया है, हमारा स्टमक अभी एम्प्टी है, खाली है, वहां पे कुछ नहीं है, तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये तो एंजाइम है ना, इसको कुछ ना कुछ डाइजेस्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारे इनर मेम्ब्रेन स्टमक के उसी को डाइजेस्ट करने लगेगा, क्योंकि वो भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का ही तो बना है, ठीक है। तो इसलिए ये कब रहता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जब फूड मटेरियल जाता है ना, तब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। चलो, तो अब क्या होगा, जैसे कि खाना यहाँ से आ गया स्टमक में, तो जब ये स्टमक में आता है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा। तो प्रोटीन हमने खाया, किसमें है, पराठे में है, रोटी में है, एग में है, मिल्क में है ना। तो ये जो प्रोटीन है इसका डाइजेशन होगा, और यहाँ पर कौन काम करेगा, पेप्सिन, और इसको ये किसमें तोड़ देते हैं, डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड में तोड़ देते हैं, है ना, पेप्टोन्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। अब जो बच्चे, छोटे जो बच्चे हैं जो दूध पीते हैं, है ना, तो जो मिल्क प्रोटीन होता है, ठीक है, मिल्क प्रोटीन, मिल्क में कौन सा प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन से नहीं होता, मिल्क प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं केसीन, ठीक है, इसका डाइजेशन कौन करता है, रेनिन। रेनिन क्या करेगा,
रेनिन इसको पहले कन्वर्ट करता है कर्ड में, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम पैराकेसिनेट, और उसके बाद इसका डाइजेशन होता है और ये किसमें टूटता है, पेप्टोन्स और पेप्टाइड में। ठीक है, तो ये रेनिन आया, रेनिन के बाद ये कर्ड में कन्वर्ट हुआ, अब यहाँ पर पेप्सिन काम करेगा और उसके बाद इसको ये पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। देखो बेटा क्या होता है कि जो डाइजेशन है ना स्टेप बाय स्टेप होता है, एक बार प्रोटीन डायरेक्ट अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, पहले वो स्मॉल में सिंपल फॉर्म में, फिर और सिंपल, फिर और सिंपल, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये जो स्टमक है यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होगा और ये पेप्सिन और रेनिन इनका डाइजेशन करते हैं और इसको सेकंड स्टेप प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गए हम कहां पर, ये डिओडिनम में। ठीक, तो जो डिओडिनम वाला पार्ट है यहाँ पर देखो दो ग्लैंड ओपन हो रही है, यहाँ पर लीवर से आ रहा है बाइल जूस, ठीक, पेंक्रियास से आ रहा है पेंक्रियाटिक जूस। ठीक, तो यहाँ पर क्या था, स्टमक में था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, इसका काम है फूड के मीडियम को एसिडिक करना। एसिडिक मीडियम में पेप्सिन और रेनिन काम करते हैं, वहां पर पीएच होता है 1.5 से 2.5। ठीक है, इतना एसिडिक मीडियम पर पेप्सिन और रेनिन काम करते हैं। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है कि ये पेप्सिन और रेनिन जब इनएक्टिव फॉर्म में है ना, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, तो इनको एक्टिव करना। ठीक है, ये भी है। और तीसरा काम ये है कि ये हार्मफुल जर्म्स बैक्टीरिया जो आ गए हैं, जो कि कहां से बच के आ गए हैं, माउथ से, सलीवरी एमाइलेज से बच करके अगर आ गए हैं तो उनको भी ये यहाँ पर पूरी तरह से किल कर देता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। अब जो हमारा खाना है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलेगा और थोड़ा थोड़ा हमारा जो फूड है वो यहाँ आता है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक टर्म है, वो क्या है बताती हूँ मैं। देखो ये जो अभी हमने देखा कि स्टमक में क्या हो रहा है, देखो स्टमक में यहाँ से सैलिवरी एमाइलेज आया, कुछ पार्ट जो फूड मटेरियल आ रहा है वो पहले से डाइजेस्ट हो चुका है, स्टार्च का डाइजेशन हो गया। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रही है, जिससे हमारा जो फूड है ना, सलाइवा उसमें मिल गया, पानी मिल गया, तो वो क्या पेस्ट रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यही पेस्ट जो कि क्या है, सेमी डाइजेस्टेड है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं काइम। वर्ड को नोट कर लो, याद रखना है ना, इसको हम बोलते हैं काइम। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टमक में जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है, इसको कहते हैं काइम। ठीक, अब ये जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है ये थोड़ा थोड़ा पाइलोरिक स्फिंक्टर के ऊपर होने से डिओडिनम में आता है। अब यहाँ पर जब आएगा तो इसमें मिलेगा लीवर से, यहाँ पर क्या आएगा, गॉल ब्लैडर से आपका बाइल जूस। बाइल जूस में होता है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ये क्या करते हैं, ये जो दोनों पिगमेंट हैं इसमें बाइकार्बोनेट, सल्फेट वगैरह भी सब होता है, ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। ठीक है, फैट को स्मॉल पीसेस में तोड़ने का काम करता है। और दूसरा मीडियम को, जो यहाँ पर एसिडिक था उसको बेसिक बनाता है। और यहाँ पर जो पैंक्रियास है उससे भी एक मटेरियल आता है जिसको हम बोलते हैं एंजाइम पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हम आते हैं डिओडिनम में, तो यहाँ पर क्या होगा, काइम को याद रखना, स्टमक के सेमी डाइजेस्टेड फूड को काइम कहते हैं। अब हम डिओडिनम में आए तो डिओडिनम में क्या होगा, यही जो डाइपेप्टाइड था ना, डाइपेप्टाइड स्टमक में इसका डाइजेशन हुआ था, ये यहाँ पर ट्रिप्सिन, ठीक है, और एंजाइम काम करेगा और इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, मोनोपेप्टाइड, और ये बाद में किसमें आ जाएगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इसका डाइजेशन यहाँ पर जेजुनम में आता है और यहाँ पर इसका डाइजेशन इलियम में कंप्लीट हो जाता है। ठीक, फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है यहाँ पर जो स्टार्च वगैरह है ना, स्टार्च यहाँ पे था, तो ये देखो माल्टोस था, इसको कन्वर्ट किया है माल्टोस में। तो माल्टोस जो है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पैंक्रियाटिक एमाइलेज। एमाइलेज ही है लेकिन पैंक्रियास से सीक्रेट हो रहा है। जब वो सैलिवरी ग्लैंड से होता है तो उसको सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं, जब वो पैंक्रियास से होता है तो उसको पैंक्रियाटिक एमाइलेज कहते हैं। और माल्टोस को ये कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म है, तो ग्लूकोज
यहाँ पे स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। पहले ये था स्टार्च, माल्टोज में कन्वर्ट हुआ, माल्टोज यानी कि डाइसेकेराइड, और माल्टोज का हो गया ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, तो ये हो गया मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे जो भी यहाँ पर आ रहे हैं फैट और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इनका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट हो जाता है। फैट जो है इसका डाइजेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो फैट है इसमें यहाँ पर क्या आएगा, ये जो गॉल ब्लैडर से जो जूस आ रहा है ये इसको क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, फैट को स्मॉल पीसेस में बीच बीच से ब्रेक कर देना, और उसके बाद ये फैट में क्या होता है, लाइपेज एंजाइम यहाँ पर काम करता है, और ये इसको किसमें तोड़ देता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, प्लस फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। अब ये यहां से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में आ जाता है। ठीक है, अब इलियम में क्या है, देखो मैं ये नेमिंग वगैरह को हटा देती हूँ थोड़ा सा। अब ये जो इलियम है, ठीक है ना, इलियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, देखो ये इलियम है। ठीक है, तो इलियम के दोनों इनर मोस्ट पोर्शन में इस तरह से फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक, इधर भी होगा इस तरह से फोल्डेड स्ट्रक्चर, और इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको हम कहते हैं विलाई। और ये विलाई का काम क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, फूड मटेरियल आ रहा है, यहाँ पर ये फूड मटेरियल है ना, ये फूड मटेरियल जा रहा है जो कि कंप्लीट डाइजेस्ट हो चुका है। अब इसमें वेस्ट मटेरियल भी है, इसमें न्यूट्रिशन के फॉर्म में अमीनो एसिड है, विटामिन है, वाटर है, और आपका ग्लूकोज है ना, ये सारी चीजें हैं, और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है। ठीक है, तो ये जो विलाई है, ये विलाई में बहुत स्मॉल थिन ब्लड कैपिलरीज होते हैं इस तरह से। ये ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगे, ये यहाँ से फूड जो है ना, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन जो है उसको एब्जॉर्ब करके इसको दे देते हैं ब्लड को, ब्लड वेसल को, और ब्लड वेसल फिर इनको लेकर के बॉडी के बाहर चली जाती है इस तरह से। ठीक है, तो विलाई का काम है एब्सॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड है, कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद उसमें जो चीजें हैं, है ना, यानी कि प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको हमारा जो ये स्किनर विलाई जो है ये एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करके ब्लड को दे देती है, और ब्लड इनको हमारे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो ये यहाँ पर जो आया, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, ये कितना होता है, 1 से लेकर 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, डायमीटर बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता, और सिर्फ यहाँ पर एब्सॉर्प्शन होता है किसका, एक्स्ट्रा वाटर। अगर एक्स्ट्रा वाटर है उसमें हमारे वेस्ट मटेरियल में, तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो हमने मान लो पानी भी पिया, तो पानी पिया फिर वो स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, है ना, और उसके बाद अगर वैसे ही वो बाहर निकल गया, तो इतना हमारे मेहनत करने का तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमारी बॉडी को, हमारे ब्लड को पानी की जरूरत है, तो कितना परसेंट पानी होना चाहिए, कितना ज्यादा है तो ज्यादा मात्रा में पानी बाहर निकल जाएगा यूरिन के फॉर्म में। ठीक है, अगर कम पानी पियेंगे तो कम होगा, है ना। तो ये क्या है कि यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है उसमें से भी जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको इसकी मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब कर लेती है। कुछ ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं, मेडिसिन है, उसको, कुछ मिनरल्स हैं, उसको एब्जॉर्ब करके ये रेक्टम को दे देती है, और रेक्टम में जो आता है वो हमारा टोटल वेस्ट मटेरियल होता है। ह्यूमन में यूरिया जो है वेस्ट मटेरियल, इसके साथ साथ कुछ यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, और इनको बॉडी से बाहर पास आउट करना ये इजेशन कहलाता है। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल, अमीबा और पैरामीशियम, इन सब में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप इसके बारे में कमेंट जरूर करें, और आप मुझे ये भी जरूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो इससे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और वीडियो बनाने के लिए हमको इंस्पिरेशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू।